ऑलराइट बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन का होमवर्क प्रॉब्लम। पिछले सेशन में आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए। तो एक बार पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं दोबारा से, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताता हूं। तो एक YouTube हमारे पास है और ये YouTube ओपन है। दिस इज ओपन YouTube। ओपन का मतलब है कि इसकी ये जो दोनों लिम्स हैं इनको लिम्स कहते हैं। तो ये जो YouTube की दो आर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों आर्म्स को लिम्स कहा जाता है। तो इसकी जो दोनों लिम्स है वो ओपन है, मतलब उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिम्स पर पड़ रहा है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों साइड लिम्स पर आता है और इस YouTube में हमने मरकरी फिल किया है। तो आप जानते हो कि जब हम मरकरी फिल करेंगे तो दोनों तरफ मरकरी का लेवल सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात सिखाई है कि अगर बॉटम जोड़ दिया जाता है तो जब एक बर्तन में लिक्विड भरेंगे तो सभी बर्तनों में इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड का लेवल सेम होगा। मैंने बहुत डिटेल में ये बात बताई थी और इसका रीजन बताया था कि सभी जो दोनों साइड है YouTube की, दोनों साइड पर लिक्विड का लेवल सेम क्यों होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। क्योंकि जो मरकरी भरा हुआ है उस मरकरी का बॉटम पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो दोनों तरफ से बराबर प्रेशर होना चाहिए, तभी मरकरी रुकेगा। अगर एक तरफ से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो जिधर ज्यादा प्रेशर है उधर से मरकरी दूसरी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बताया था ये बात मैंने आपको। तो मरकरी रुकेगा तभी जब दोनों तरफ जो दोनों लिम्स हैं, दोनों लिम्स के बॉटम पर पड़ने वाला प्रेशर बराबर हो। और प्रेशर बराबर होने के लिए मरकरी की जो हाइट है वो दोनों लिम्स में बराबर होनी पड़ेगी। ठीक है। तो जब हम मरकरी फिल करेंगे तो दोनों तरफ मरकरी का जो लेवल है, तो ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया है ये मरकरी का लेवल है और दोनों तरफ मरकरी का लेवल सेम रहेगा जब हम मरकरी भरेंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक लिम्ब में 27.2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज कोल्ड। तो इसकी एक तरफ हमने 27.2 सेंटीमीटर वाटर भर दिया, तो जिधर वाटर भरोगे उस तरफ वाटर का भी प्रेशर आना शुरू होगा। तो अगर हमने यहां पे वाटर भरा है तो इस तरफ वाटर का प्रेशर पड़ने लगेगा और वाटर के प्रेशर की वजह से जिस तरफ हम वाटर भरेंगे उधर मरकरी का लेवल नीचे हो जाएगा। ऑब्वियसली दूसरी तरफ मरकरी का लेवल फिर ऊपर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफ से मरकरी नीचे गया है तो जो मरकरी इधर से नीचे गया वही मरकरी दूसरी तरफ जाके पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ जो मरकरी का लेवल है वो ऊंचा हो जाएगा। तो ये जो हमने भरा है ये वाटर है और क्वेश्चन में बताया है कि जो वाटर है वो 27.2 सेंटीमीटर हाइट तक है। तो मैं इसको सिंपल H लिख दे रहा हूं। वाटर की जो हाइट है उसे मैं H लिख रहा हूं और कैलकुलेशन के एंड में हम H की वैल्यू डाल देंगे 27.2 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पे दो चीजें फाइंड करनी है। पहला तो ये फाइंड करना है कि जो दूसरी वाली लिम्ब है उसमें लेवल ऑफ मरकरी कितनी हाइट राइज हो जाएगा। तो जिधर हमने वाटर भरा है उधर मरकरी का लेवल नीचे उतरता है, दूसरी तरफ मरकरी का लेवल ऊपर जाता है। तो जो दूसरी वाली लिम्ब है, दूसरी वाली जो लिम्ब है उसमें मरकरी का लेवल कितनी हाइट ऊपर उठेगा। तो बेसिकली आपको ये फाइंड करना है एंड आई एम कॉलिंग दिस y। आपको ये y फाइंड करना है। तो इधर से मरकरी का लेवल, सपोज y नीचे उतरेगा तो दूसरी तरफ मरकरी का लेवल y ऊपर चढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये y फाइंड करना है और फिर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें ये पूछा जा रहा है कि दोनों जो लिम्स है, दोनों लिम्स में लिक्विड लेवल्स में डिफरेंस कितना है। तो इधर वाटर का लेवल देखो, दूसरी तरफ मरकरी का लेवल देखो, तो ये जो लिक्विड का लेवल है इसका दोनों तरफ कितना डिफरेंस है। तो दो चीजें फाइंड करनी है।
पहली चीज कि जिस तरफ हमने पानी भरा उधर से मरकरी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ है, तो दूसरी तरफ जो मरकरी का लेवल है वो कितना राइज होगा, एक तो हमें ये फाइंड करने को कहा जा रहा है। दूसरा फाइंड ये करना है कि दोनों जो लिम्ब्स हैं, दोनों लिम्ब्स में लिक्विड का जो लेवल है उसमें कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, अब चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। चलिए लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और मैं आपको याद दिला देता हूं कि मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताई थी, प्रेशर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पास्कल लॉ अकेले कर देता है। तो जितने भी प्रॉब्लम प्रेशर से रिलेटेड हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सीधा सीधा सॉल्यूशन पास्कल लॉ के पास होता है। पास्कल लॉ अकेले प्रेशर वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ये जब मैंने पास्कल लॉ पढ़ाया था तब आपको मैंने ये बात बताई थी। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं यूजिंग पास्कल्स लॉ। तो एक बार पास्कल्स लॉ मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। क्या आप लोगों को पास्कल लॉ याद है? चलिए मैं बताता हूं। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। आई रिपीट, सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। तो आपको दो पॉइंट्स लेने हैं जो सेम लिक्विड में होने चाहिए और सेम लेवल पर होने चाहिए। पास्कल लॉ के मुताबिक उन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। तो चलिए मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं। तो देखिए, थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखना। एक पॉइंट तो मैं ये ले रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट बी। तो जरा देखो, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्या ये दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में है? आंसर इज यस। ए और बी, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये है तो मरकरी में ही। देखो, ए पॉइंट भी मरकरी में ही है और जो बी पॉइंट है वो भी मरकरी में ही है। तो ए और बी, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स है तो मरकरी के ही पॉइंट्स, ये मरकरी में है तो सेम लिक्विड में है। दूसरी चीज है, ए और बी, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम लेवल पर हैं। तो पास्कल लॉ कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर जितने पॉइंट्स होते हैं उन पर प्रेशर बराबर होता है। तो जितना प्रेशर ए पॉइंट पे है उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे होना ही चाहिए, राइट? तो मैं सिंपल पास्कल लॉ की मदद से ये चीज लिख रहा हूं, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, सीधा पास्कल लॉ। अब चलो देखिए, ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है। तो ए पॉइंट के ऊपर एच हाइट का पानी है और फिर पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। तो ए पॉइंट पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अच्छा ये जो मैंने पीए इक्वल टू पीबी लिखा है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि पास्कल लॉ इक्विलिब्रियम में प्रेशर बराबर कहता है। इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड रुकना चाहिए, तो रुक तो चुका ही है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल फोर्स इज जीरो, अनएक्सिलरेटेड लिक्विड होना चाहिए, तो ये अनएक्सिलरेटेड ही है। तो प्रेशर ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सिंपली बराबर है। चलिए ए पॉइंट पर प्रेशर देखते हैं, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस एच हाइट पानी का प्रेशर। तो ए पॉइंट पर प्रेशर इज पी नॉट प्लस एच हाइट पानी का प्रेशर, तो एच रो जी, ये डेंसिटी वाटर की डेंसिटी है, इसलिए मैंने लिखा है रो वाटर। चलो बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर कितना प्रेशर है, आराम से देखना, बहुत आसान काम है। बी पॉइंट पे प्रेशर तो वो कितना होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस बी पॉइंट के ऊपर, देखो ये डिस्टेंस y है तो ये भी डिस्टेंस y ही होगा। तो बी पॉइंट के ऊपर 2y हाइट तक मरकरी है, तो जो बी पॉइंट पर प्रेशर होगा वो होगा P नॉट प्लस 2y हाइट तक मरकरी का प्रेशर। तो मरकरी का प्रेशर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, H रो जी, H की जगह 2y, रो की जगह मरकरी की डेंसिटी और G की जगह G।
तो ये मैंने पास्कल लॉ अप्लाई किया है। पास्कल लॉ के मुताबिक एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर ए पर होगा वही प्रेशर बी पर होगा। तो मैंने सिंपल पास्कल लॉ अप्लाई किया है। दोनों तरफ साफ साफ दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कटा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कटने के बाद व्हाट डू वी गेट इज पी नॉट कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एच रो वाटर जी, राइट हैंड साइड पे 2y डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी, दोनों तरफ से g कैंसल, हमें ये y फाइंड करना है। तो y की वैल्यू साफ साफ दिख रही है h/2 रो वाटर बाय रो मर्करी, ये आंसर आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। अब यहां पे वैल्यू फिल करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो h की वैल्यू, पानी की जो हाइट है वो 27.2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। वाटर की डेंसिटी 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने बताया हुआ है। मरकरी की डेंसिटी होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी दोनों को एमकेएस सिस्टम में हमने लिया है। फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एमकेएस सिस्टम में ले लो चाहे सीजीएस सिस्टम में ले लो, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट तो कट ही जाएगी। डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो यूनिट का काम तो खत्म हो जाएगा। तो डजंट मैटर कि आपने जो यूनिट्स हैं वो एमकेएस सिस्टम में रखी है या सीजीएस सिस्टम में रखी है, मैं एमकेएस सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो पानी की डेंसिटी 1000 होती है एमकेएस सिस्टम में, मरकरी की डेंसिटी 13600 होती है। तो अब देखो ये 2 जीरो तो कैंसिल हुए, और डेसिमल हटाओगे तो डिनोमिनेटर में एक 0 10 आएगा, और ये इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये सब कुछ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो जो मरकरी का लेवल है वो 1 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से उठता है। तो हमसे ये पूछा गया था कि दूसरे वाले लिम्ब में मरकरी का लेवल कितना उठेगा, तो इसका जवाब है 1 सेंटीमीटर उठेगा। ये y की जो वैल्यू है ये 1 सेंटीमीटर है। तो मरकरी का पहले लेवल यहां था, और जब हमने पानी भरा उसके बाद लेवल यहां आया, तो लेवल कितना उठ जाता है, 1 सेंटीमीटर लेवल मरकरी का उठ जाता है। ये क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या पूछा गया था, पानी भरने के बाद दोनों तरफ जो लिक्विड का लेवल है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स इन द टू लिम्स इज, दोनों तरफ लिक्विड के लेवल का डिफरेंस सीधे सीधे डायग्राम में नजर आ रहा है। h हाइट में से 2y हाइट माइनस करोगे तो लेवल का डिफरेंस आएगा। लेवल का डिफरेंस मतलब बेसिकली ये चीज, ये वाला। तो बेसिकली ये जो हाइट है ये पता लगाना है, यही जो हाइट है यही बेसिकली लेवल का डिफरेंस है। तो लेवल का डिफरेंस कितना होगा, h माइनस 2y, तो दैट इज h माइनस 2y। और अब हम यहां पर y की वैल्यू रखते हैं, तो h माइनस 2 y की ये वैल्यू है h/2 रो वाटर बाय रो मरकरी। ये बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, h को कॉमन ले लो तो 1 माइनस रो वाटर बाय रो मरकरी। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, चलो मैं भी कर देता हूं। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 27.2, h की वैल्यू 27.2, 1 माइनस वाटर की डेंसिटी 1000 है, मरकरी की डेंसिटी 13600 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 13600। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा आंसर आ जाता है, आंसर आएगा 25.2 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल है, देखना ये h की वैल्यू क्या है 27.2, और y हमने फाइंड किया 1 सेंटीमीटर। तो y 1 सेंटीमीटर है और हमें 2y माइनस करना है, तो 2y यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो 27.2 में से 2 सेंटीमीटर माइनस करोगे, आंसर इज 25.2 सेंटीमीटर में आएगा।
क्योंकि आपने एच को सेंटीमीटर में लिया है, वाई भी सेंटीमीटर में लिया है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 25.2 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क प्रॉब्लम किया है वो अपने सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन को मैच करके देखो आपने सही सोचा था या नहीं। अगर कोई गलती हुई हो तो अपनी गलती को अच्छे से पहचानो और आगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाना है और सॉल्यूशन को फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करना है। फेयर कॉपी पे नोट करते समय नकल करने से बचने की कोशिश करनी है। जल्दी से फेयर कॉपी पे सॉल्यूशन नोट करो, फिर इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम मैं देने वाला हूं होमवर्क के लिए। और बच्चों ये है आप लोगों के लिए आज का पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा हमने अभी अभी किया है, यू ट्यूब ही है और यू ट्यूब में मरकरी भरा हुआ है, लेकिन केवल इतना फर्क है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जस्ट अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है, उस प्रॉब्लम में हम ये मान के चल रहे थे कि यू ट्यूब की दोनों लिम्ब्स बराबर है। मान के चल रहे थे ना कि जो यू ट्यूब है इसकी दोनों लिम्ब्स एक जैसी हैं, लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है। यू ट्यूब का क्या मतलब है? यू शेप की ट्यूब, लेकिन हो सकता है एक लिम्ब ज्यादा चौड़ी है, दूसरी लिम्ब पतली है, ये भी तो हो सकता है। यू ट्यूब का तो मतलब है यू शेप की ट्यूब, बस। तो यू शेप होना चाहिए। बाकी ये भी हो सकता है कि एक लिम्ब इसकी पतली है, दूसरी लिम्ब चौड़ी है। तो मैं यही प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको कि ये जो यू ट्यूब है इसकी एक लिम्ब पतली है, दूसरी लिम्ब चौड़ी है। एक लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, दूसरी लिम्ब का A2 है। मरकरी भरा है तो दोनों तरफ मरकरी का लेवल सेम होगा। फिर हमने A1 एरिया वाली लिम्ब में पानी डाला। ये जो A1 एरिया वाली लिम्ब है इसमें हमने पानी डाला। कितना पानी डाला है? H हाइट। ये प्रीवियस प्रॉब्लम वाला डेटा आपको यूज करना है। तो पानी की हाइट 27.2 सेंटीमीटर। आप पहले सिंबल्स में सॉल्व करना, H के टर्म्स में आंसर निकालना, फिर H की वैल्यू रख के फिर कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन पहले सिंबल्स में आंसर निकाला जाता है, कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में किया जाता है हमेशा। तो हमने पानी भरा। पानी भरोगे तो इधर से मरकरी उधर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि उधर वाली लिम्ब थोड़ी चौड़ी है, मतलब एरिया उसका अलग है, तो जितना इधर से मरकरी का लेवल नीचे होगा बिल्कुल उसके बराबर दूसरी तरफ लेवल ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ मोटी है लिम्ब, तो दूसरी तरफ लेवल की हाइट कम चढ़ेगी। ये फर्क होगा। जब दोनों लिम्ब्स को हमने एक जैसा माना था, जैसी ये लिम्ब वैसी वो लिम्ब, तो जब हमने दोनों लिम्ब्स को एक जैसा माना था तब क्या हो रहा था? जितना इधर से लेवल डाउन उतना उधर से लेवल अप, तो बराबर लेवल नीचे और ऊपर हो रहा था दोनों तरफ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पतली वाली लिम्ब में लेवल ज्यादा चेंज होगा, मोटी वाली लिम्ब में कम चेंज होगा। तो मान लेते हैं ये है y2 नीचे गया और दूसरी तरफ जो लेवल ऊपर उठा ये y1 है। तो आपको फाइंड करना है दो बातें। दूसरी तरफ वाला लेवल कितना उठेगा, यानी पहला तो ये y1 बताना है, पहला तो y1 बताना है, और बताना है दोनों लिम्ब्स में लिक्विड लेवल का डिफरेंस क्या होगा। मतलब पिछले क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स हैं वही इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, केवल यू ट्यूब का डिजाइन थोड़ा सा मैंने बदला है। तो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम what will be the answer if the two limbs of the U tube have different area of cross section A1 and A2? U tube की जो दो limbs हैं, इन दोनों limbs का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एक लिम्ब का A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरी लिम्ब का A2 है। एंड वाटर इज फिल्ड इन द लिम्ब विद A1 एरिया। A1 एरिया वाली लिम्ब में पानी डाला जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि दूसरी तरफ मरकरी का लेवल ऊपर कितना उठेगा, एक बात, और दोनों लिम्ब्स में जो लेवल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दूसरी बात। तो दो चीजें फाइंड करनी है। नोट कर लो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन।
चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही आसान प्रिंसिपल है और बच्चों को 9th 10th क्लास में भी सिखाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको याद नहीं होगा और मैं बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से आपको सिखाने वाला हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो बच्चों, जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का लिक्विड में डूब रहा है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब याद है, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्ट। एक बार मैं फिर से बताता हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनना। जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का डूब रहा है उस डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, लोगों को लगता है यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। जी नहीं, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप जानते हो वॉल्यूम चीज क्या है? व्हाट इज वॉल्यूम? चलिए मैं बता देता हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। तो जो वॉल्यूम है दैट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड। तो कोई मटेरियल जितना स्पेस घेरता है उस घेरे हुए स्पेस को हम उस मटेरियल का वॉल्यूम बोलते हैं। तो कोई भी चीज है वो कुछ स्पेस तो घेरेगी, तो जितना वो स्पेस कवर कर लेती है, जितनी वो जगह घेर लेती है, उसी घेरे हुए स्पेस को, उसी ऑक्यूपाइड स्पेस को हम उस मटेरियल का वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब है ऑक्यूपाइड स्पेस। कोई भी मटेरियल जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है उस घेरे हुए स्पेस को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब सपोज करो कि एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर पानी है। तो ये हमने पानी भर दिया बर्तन के अंदर, पूरा पानी भरा हुआ है, और अब हम इस बर्तन में एक लोहे की बॉल लाके डालते हैं। ध्यान से सुनते जाना। तो बर्तन में पानी भरा हुआ है और हम इस बर्तन में एक लोहे की बॉल लाकर डाल देते हैं। ये हमने लोहे की बॉल बर्तन में डाल दी। अब मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं हर बच्चा इसका आंसर जरूर दे, बोल के दे। मन में आंसर नहीं देना, बोल के देना है, ठीक है? और सही आंसर देने की कोशिश करनी। पानी भरा था, हमने लोहे की बॉल डाली। ऑब्वियसली लोहे की बॉल जब हम डालेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, पानी थोड़ा बर्तन में पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। अब मेरा बड़ा ही आसान सवाल है आपसे, जिस जगह पर ये बॉल बैठी है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। जिस जगह पर ये बॉल अभी बैठी है उस जगह पर पहले कौन था? बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जहां पर ये बॉल बैठी है वहां पर पहले था पानी। तो जिस जगह पर ये बॉल है वहां पहले पानी था। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी जगह ये बॉल घेरती है, जितना स्पेस ये बॉल ऑक्यूपाई कर लेती है, उतने स्पेस में से पानी हट जाता है। तो हट जाना मतलब डिस्प्लेस हो जाना।
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब हमने लोहे की बॉल डाली तो जहां पे लोहे की बॉल बैठ गई वहां से पानी हट गया। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कौवा भी जानता है। कौवा याद है, एक कौवा प्यासा था, बर्तन में पानी था, कौवे ने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया। ये तो कौवे को भी पता है कि जब हम कंकड़ डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, क्योंकि जब हम लोहे की बॉल डालेंगे या पत्थर डालेंगे तो जितना स्पेस पत्थर घेरता है, जितना स्पेस पत्थर ऑक्यूपाई करता है, उस जगह से, उस स्पेस में से पानी हट जाता है। पहले पानी था वहां पर, बॉल डालने के बाद पानी वहां से हटेगा, क्योंकि बॉल ने वो जगह घेर ली है, तो उस जगह से पानी हट जाएगा। तो जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का डूबेगा, उस डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सॉलिड जितना डूब गया, उस डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड का वॉल्यूम उस जगह से डिस्प्लेस हो गया है। डिस्प्लेस हो गया मतलब हट गया, शिफ्ट हो गया है लिक्विड। समझ गई मेरी बात? तो ध्यान रखो, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है, ये तो प्योर कॉमन सेंस है। ये कहां पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है? ये तो सिंपल सिंपल दिख रहा है कि जितनी जगह पर बॉल है उस जगह पहले कौन था? उस जगह पानी था। तो जब हमने बॉल को पानी में डाला तो जितना स्पेस हमारी बॉल ने ऑक्यूपाई किया है, उतने स्पेस में से पानी हट गया है कि नहीं? जी हां। तो ये है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है। मैं फिर से बताऊं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी ये बात समझ में आई है उनको मेरी ये बात भी समझ में आएगी। ये जो पानी ऊपर चढ़ गया है, तो ये वाला जो पानी का वॉल्यूम है, ऊपर चढ़े हुए पानी का वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर है। ये भी समझ सकते हो आप? तो जब हमने लोहे की बॉल को डाला तो जितना इस बॉल का वॉल्यूम पानी के अंदर घुसा, फिलहाल तो पूरी बॉल ही घुस गई है, तो जितना इस बॉल का वॉल्यूम डूब गया, उतना ही वॉल्यूम पानी का हट गया उस जगह से। और जो हटा हुआ पानी है वही ऊपर लेवल को उठा रहा है। तो ये जितना पानी का लेवल ऊपर उठ गया, ये उठा हुआ पानी का जो वॉल्यूम है वो अपनी इस बॉल के वॉल्यूम के बराबर है। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं समझाना ये चाहता हूं कि ये जो मैंने बात बताई है, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दिस इज नॉट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक चीज मैं यहां पे और आपको बताना चाहता हूं। हमने लोहे की बॉल पानी में डाली, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हुआ। मतलब जो पानी का लेवल ऊपर उठा है, ये ऊपर उठा हुआ पानी का जो वॉल्यूम है वो इस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल है। मैंने ये बात आपको समझाई। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस बॉल को पिक्चर में से छुपा रहा हूं, तो ऐसा भी माना जा सकता है कि जितना सॉलिड को डुबाते हैं बर्तन में उतना पानी एक्स्ट्रा हो गया है। मान सकते हो ना कि जितना इस बॉल का वॉल्यूम है उतना पानी हमने बर्तन में और भर दिया है। तो जो पानी हम कह रहे हैं डिस्प्लेस हो रहा है, इट इज लाइक कि उतना वॉल्यूम पानी का बर्तन में हमने और भर दिया ना। तो जब हमने लोहे की बॉल डाली, तो जब लोहे की बॉल डूब गई, तो जो इस बॉल का वॉल्यूम है, आप ये मान सकते हो कि बर्तन में उतना ही वॉल्यूम पानी का और लाके भर दिया गया है।
क्वेश्चन करते समय हम कई बार इस तरह से सोचते हैं कि हमने सॉलिड को डुबाया, तो ये जो डूबा हुआ सॉलिड है, ये जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, इतने डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर बर्तन में और लिक्विड को भर दिया गया है। ठीक है। एंड वंस अगेन आई वांट टू टेल यू कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में डुबाते हैं तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का डूब गया उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होता है। और ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल नहीं है, ये तो प्योर कॉमन सेंस है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये नहीं है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब मैं बताता हूं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली में। देखो, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो सॉलिड को जब आप डुबाओगे तो जितना वॉल्यूम डूब गया उतने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। ठीक। ये जो डिस्प्लेस लिक्विड हुआ है, आप इस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड को तौल लीजिए, इसका वजन कर लीजिए। तो जो ये लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, इस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन आप कैलकुलेट कीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का जो वेट होता है, उस वेट के बराबर ही ये जो सॉलिड है ये हल्का महसूस होता है। पानी के अंदर कोई चीज डालते हैं तो हल्का महसूस होती है ना वो चीज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जितना ये डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन है, उस वजन के बराबर ही ये जो डूबा हुआ सॉलिड है ये हल्का फील होने लगता है। यानी कि डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वजन के बराबर डूबे हुए सॉलिड पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। बच्चों, जब भी कोई सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड में डूबने के बाद ऊपर की तरफ सॉलिड पर एक फोर्स लगता है लिक्विड के कारण। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगना शुरू होता है लिक्विड के अंदर, इस ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट का फोर्स। अपथ्रस्ट का फोर्स कहिए या फोर्स ऑफ ब्यूएंसी कहिए, ब्यूएंट फोर्स कहते हैं, है ना, ब्यूएंसी का फोर्स कहते हैं। तो जब लिक्विड में कोई सॉलिड को डुबाया जाता है तो उस डूबे हुए सॉलिड पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट का फोर्स लगता है, या फिर आप यूं कहिए ब्यूएंसी का फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। मैं अपथ्रस्ट का फोर्स कहूंगा। और ये जितना ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी जितना ये अपथ्रस्ट का फोर्स है, उतना ही ये जो सॉलिड का वजन है आपको कम महसूस होगा। अगर ये 10 किलो का है और ऊपर की तरफ 2 किलो फोर्स लगा तो आपको तो 8 किलो फील होगा ना। तो जितना ये अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा उतना ही ये सॉलिड लिक्विड के अंदर डूबने के बाद हल्का महसूस होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, इस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वजन के बराबर अपथ्रस्ट का फोर्स लगता है। यानी कि डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वजन के बराबर ही ये जो सॉलिड है ये हल्का महसूस होता है। ठीक है। चलिए, तो अब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आपको लिखवा रहा हूं। व्हेनेवर अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में इमर्स करते हैं, इमर्स करते हैं मतलब डुबाते हैं, तो व्हेनेवर अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू इट्स इमर्स्ड वॉल्यूम। डूबे हुए वॉल्यूम के जितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो जब भी कोई जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, डुबाया जाता है, तो अगर सॉलिड को लिक्विड में डुबाएंगे तो डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कुछ नहीं कहते हैं,
ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जितना सॉलिड डूबेगा, डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड का वॉल्यूम खिसक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है ये जो डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन है उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स सॉलिड पर लगेगा, और अपथ्रस्ट लगेगा यानी उतना ही सॉलिड हल्का महसूस होगा लिक्विड में डूबने के बाद। आई होप आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया है। तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो अब लिखने जा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन है दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन द सॉलिड इनसाइड लिक्विड। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेट ऑफ द लिक्विड displaced by a solid is equal to the upthrust acting on the solid inside the liquid। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, उस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वेट के इक्वल अपथ्रस्ट का फोर्स सॉलिड पर लिक्विड के अंदर डूबने के बाद लगेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब मैंने लिक्विड लिखा है, लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि लिक्विड नहीं, एक्चुअली हम बात फ्लूइड की कर रहे हैं, तो ये गैसेस के लिए भी वैलिड है। तो जो अपथ्रस्ट है ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के जितना होता है, और जितना अपथ्रस्ट होगा उतना ही सॉलिड लिक्विड के अंदर हल्का महसूस होगा। हल्का यानी जो वजन है वो डिक्रीज्ड फील होगा। तो दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन वेट ऑफ द सॉलिड इनसाइड द फ्लूइड। तो ये जो अपथ्रस्ट है, जितना अपथ्रस्ट उतना वेट डिक्रीज्ड महसूस होगा जब फ्लूइड के अंदर सॉलिड डूबता है। तो अगर आप लिक्विड में डालते हो कोई भी चीज, तो लिक्विड में डूबने के बाद वो हल्की लगती है। जितना अपथ्रस्ट है उतनी ही वो हल्की लगेगी। हल्की मतलब उसका वेट डिक्रीज्ड महसूस होगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो इस अपथ्रस्ट की वैल्यू बताता है कि आखिर अपथ्रस्ट लगेगा कितना। तो जितना लिक्विड सॉलिड से डिस्प्लेस हो गया है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वजन के बराबर अपथ्रस्ट लगेगा। ठीक है। अब जब लिक्विड में डुबाएंगे तो दो फोर्स सॉलिड पे लगने लगेंगे। एक तो सॉलिड का वेट, वो तो है ही, और लिक्विड में डूबने के बाद देखिए अपथ्रस्ट का भी फोर्स आएगा, और अपथ्रस्ट के फोर्स की वजह से लिक्विड हल्का फील होगा। ठीक है। तो हम लोग एक टर्म कहते हैं, उसको कहते हैं अपेरेंट वेट। मतलब आपको जो वेट महसूस हो रहा है, अपेरेंट वेट, आप कितना वेट महसूस करोगे, कितना फील करोगे। एक्चुअल वाला वेट तो आप फील नहीं करोगे, आपको तो फील होगा कि हल्का हो गया है। कितना हल्का हो गया है, जितना ये अपथ्रस्ट है। तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट।
जगह कम है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। Apparent weight of a solid inside a liquid is apparent weight is equal to actual weight minus thrust। तो ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो समझाया है। आप लोग हेडिंग डालो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को नोट करो, फिर मैं क्वेश्चंस लेकर और भी बेहतर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नोट दिस डाउन क्विकली। चलिए बच्चों, तो एक होमवर्क प्रॉब्लम में एक होमवर्क प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं, क्लास वर्क प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैं इसको अभी करूंगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं जल्दी से पहले आपको समझाता हूं। हमारे पास 3 बबल्स हैं और तीनों बबल का इक्वल साइज है। इक्वल साइज का मतलब इक्वल रेडियस का बबल है, कोई भी बबल बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं। तीनों बबल इक्वल साइज के बबल हैं। एक बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, दूसरी बबल के अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, और जो तीसरा बबल है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। अब आप जानते हो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है इन तीनों में। उसके बाद जो नेक्स्ट भारी गैस है वो नाइट्रोजन है, और उससे भी ज्यादा भारी गैस है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सबसे भारी वाली गैस है, हाइड्रोजन सबसे हल्की वाली गैस है। तो 3 बबल्स हमने लिए और तीनों बबल का साइज इक्वल है। एक बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरी है, तीसरे में नाइट्रोजन गैस भरी है। ये तीनों बबल्स पानी में डूबे हुए हैं। आपको यह पता लगाना है कि इन तीनों बबल्स में कौन सा बबल ग्रेटेस्ट अपथ्रस्ट महसूस करेगा। विच बबल विल एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट अपथ्रस्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नोट करिए और वीडियो पॉज करके खुद इसका पहले सॉल्यूशन सोचिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखना, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग चेक करना कि आपने सही सोचा था या नहीं। तो क्वेश्चन नोट करके खुद से एक बार सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। जल्दी से वीडियो पॉज करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले खुद आप लोग एक बार सॉल्यूशन अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट इट। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप सब लोगों को मेरी एडवाइस है कि पहले आप लोग खुद सॉल्यूशन अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। अगर किसी बच्चे ने खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश ना की हो, वो वीडियो को आगे तभी देखे जब वो खुद अपना सॉल्यूशन सोच लेगा। कोशिश करो, कोशिश नहीं करोगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम्स को। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले आप अपना आंसर निकालिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिए। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है वही वीडियो को आगे देखें। तो देखो, पानी के अंदर 3 बबल्स हैं। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। तो पानी के अंदर सपोज करो ये बबल है, तो इस बबल पर कितने फोर्स होंगे। एक तो बबल का वेट होगा और दूसरा पानी के अंदर होगा एक अपथ्रस्ट का फोर्स। अपथ्रस्ट का फोर्स ऊपर, अपथ्रस्ट के फोर्स को मैं ये लिख रहा हूं TH, और एक नीचे की तरफ इस बबल का वेट होगा। हमें बताना है कौन से बबल पर सबसे ज्यादा अपथ्रस्ट का फोर्स लगेगा। तो अपथ्रस्ट के फोर्स की वैल्यू कैसे पता चलती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और क्या बताता है, अपथ्रस्ट ही तो बताता है वो। और क्या कहता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होगा। ये तो कहते हैं ना, कितना तो इजी है। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होगा। अब लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना डूबा हुआ वॉल्यूम है
और तीनों बबल्स का डूबा हुआ वॉल्यूम तो बराबर है, क्योंकि बबल का तीनों का इक्वल साइज बताया जा रहा है। तो तीनों के तीनों बबल इक्वल साइज के हैं। इक्वल साइज मतलब तीनों बबल का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, और तीनों बबल पानी में पूरा डूबे हैं, यानी तीनों बबल का जो डूबा हुआ वॉल्यूम है वो बराबर है। और अगर डूबा हुआ वॉल्यूम बराबर है यानी डिस्प्लेस होने वाला लिक्विड का वॉल्यूम सेम है, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ना, है कि नहीं जी? जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कौन सा बबल ग्रेटेस्ट अपथ्रस्ट फील करेगा? जवाब है तीनों बबल बराबर अपथ्रस्ट फील करेंगे, ना किसी पर ज्यादा ना किसी पर कम। तीनों बबल बराबर अपथ्रस्ट महसूस करेंगे। क्यों बराबर अपथ्रस्ट महसूस करेंगे? क्योंकि तीनों बबल का साइज इक्वल है, और साइज इक्वल है यानी तीनों बबल ने जो पानी डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस होने वाले पानी का वॉल्यूम सेम है, और जब सेम पानी डिस्प्लेस होगा, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, तो जितना डिस्प्लेस हो रहा है वाटर उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होता है, क्योंकि डिस्प्लेस होने वाले वाटर का वॉल्यूम सेम है, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू भी सेम होगी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि जितना डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वेट है उतना ही अपथ्रस्ट है, और यहां पर तीनों बबल का सेम साइज है। सेम साइज है तो सेम अमाउंट ऑफ पानी डिस्प्लेस करेंगे तीनों बबल, और जब सेम अमाउंट ऑफ पानी डिस्प्लेस होगा तो सेम अपथ्रस्ट होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट डिस्प्लेस होने वाले पानी का वजन होता है। सेम अमाउंट ऑफ पानी डिस्प्लेस तो अपथ्रस्ट भी सेम होगा। ओके, तो मैं यही करने जा रहा हूं। तो as the three bubbles are of equal size, that is they have equal volumes, तो जो तीन के तीन बबल्स हैं उनका इक्वल साइज है, मतलब उनका इक्वल वॉल्यूम है, और जब बबल का वॉल्यूम इक्वल है तो डिस्प्लेस होने वाला जो पानी है उस पानी की मात्रा बराबर है। तो थ्री बबल्स आर ऑफ इक्वल साइज, दैट इज दे हैव इक्वल वॉल्यूम्स, सो the volume of liquid, volume of water displaced by each bubble, तीनों के तीनों जो बबल हैं वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका वॉल्यूम इज सेम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced by each bubble will be same, और same volume of water displace हो रहा है, so same upthrust होगा, hence upthrust on each bubble will be same। लेकिन जब भी मैं ये क्वेश्चन बच्चों को देता हूं तो बहुत सारे बच्चे आंसर करते हैं कि जो हाइड्रोजन वाला बबल है उस पर ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। मैं पूछता हूं क्यों? कहते हैं हाइड्रोजन हल्की गैस है ना। गलत आंसर है ये। इस बात से मतलब ही नहीं है कि बबल के अंदर क्या भरा है, हाइड्रोजन भरा है, ऑक्सीजन भरी है, नाइट्रोजन भरी, इससे मतलब ही नहीं है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। बबल के अंदर क्या है दैट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज बबल ने पानी कितना डिस्प्लेस किया, यानी बबल का साइज क्या है, दैट इज व्हाट मैटर्स। बबल में भरा क्या हुआ है वो मैटर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाता है कि बबल में क्या भरा है उसको मत देखो, केवल ये देखना है पानी कितना डिस्प्लेस हुआ, और पानी कितना डिस्प्लेस हुआ ये तो कौवा भी जानता है।
जितना डूबा हुआ वॉल्यूम है उतना ही पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, और डिस्प्लेस होने वाले पानी का वजन कर लो उतना ही अपथ्रस्ट होगा। तो इस केस में बबल इक्वल साइज के हैं, इक्वल साइज के हैं कहने का मतलब है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ पानी डिस्प्लेस कर रहे हैं तीनों बबल, और क्योंकि बराबर पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेस होने वाले पानी का वजन ही अपथ्रस्ट होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो तीनों बबल ने बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया है, इसलिए तीनों बबल पर लगने वाला अपथ्रस्ट सेम होगा, किसी पर ज्यादा नहीं होगा, किसी पर कम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे रॉन्ग आंसर देते हैं, जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे ज्यादातर आंसर देते हैं कि हाइड्रोजन वाले बबल पर सबसे ज्यादा अपथ्रस्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, आप ये समझिए कि बबल के अंदर कौन सी गैस है वो मैटर नहीं करता है अपथ्रस्ट के लिए, मैटर करता है साइज। साइज डिसाइड करेगा कि पानी कितना डिस्प्लेस हुआ, और जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ उतना ज्यादा अपथ्रस्ट। इस क्वेश्चन में तीनों बबल इक्वल साइज के हैं, यानी इक्वल पानी डिस्प्लेस करेंगे इक्वल अपथ्रस्ट लगेगा। अच्छा, पूछा नहीं गया है लेकिन मैं अपनी तरफ से कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पूछा नहीं गया फिर भी मैं अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं एफबीडी ऑफ बबल बना रहा हूं, तो ये जो बबल है उसकी एफबीडी बना रहा हूं। तो ऊपर की तरफ ये बबल भागेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो एफबीडी ऑफ बबल के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट माइनस mg इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ बबल इज, तो ये जो m है इसको डिवाइड कर दो, ठीक, ये बबल का एक्सेलरेशन है। पूछा नहीं गया था इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। अब देखो g की वैल्यू तो तीनों बबल्स के लिए सेम है, और अभी अभी हमने फाइंड किया अपथ्रस्ट भी तीनों बबल के लिए सेम है। तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन वाला बबल मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। अपथ्रस्ट सेम है, एक्सेलरेशन हाइड्रोजन बबल का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बबल ज्यादा स्पीड से ऊपर आएगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अपथ्रस्ट लेकिन सेम है, तो बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन वाले बबल पर ज्यादा अपथ्रस्ट है। ये रॉन्ग है, ज्यादा अपथ्रस्ट नहीं है, ज्यादा एक्सेलरेशन है हाइड्रोजन वाले बबल का। सो क्लियरली द बबल विथ ग्रेटर मास, जिस बबल का मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, विल हैव स्मॉलर एक्सेलरेशन। तो नोट कर लीजिए इस पूरी चीज को फटाफट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा इस बार। पहले ये सॉल्यूशन नोट करो। ऑलराइट बच्चों, तो ये है आप लोगों के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड आज का होमवर्क प्रॉब्लम। अभी अभी मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया है, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं चाहता हूं सभी बच्चों से सॉल्व होना चाहिए, पूरी कोशिश करना कि आपसे सॉल्व होए, और जो भी बच्चा कोशिश करेगा उससे होगा जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आसान है। प्रॉब्लम मैं समझा दे रहा हूं। आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में बर्फ तैर रही है, तो आपको दो बातें फाइंड करनी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर, आइस के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन पानी में घुसा हुआ है, और दूसरी चीज फाइंड करनी है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इज इनसाइड वाटर, आइस के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पानी के अंदर है। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पहले फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज आ जाएगा। आइस की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अगले सेशन में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, आप लोग मैच करके देख लेना कितने बच्चों से सही हुआ है। तो होमवर्क प्रॉब्लम नोट कर लीजिए आज का। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर